नमस्कार स्टूडेंट। हमने शोध प्रविधि की पिछले क्लास में शोध का अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, क्षेत्र, महत्व, उपयोगिता क्या है आज वर्तमान समय में शोध करने का, और शोध का विशुद्ध शोध और व्यवहारिक शोध, इसके बारे में हमने जाने। मगर आज हम जानेंगे कि अनुसंधान करते समय जब किसी विषय का अध्ययन करते हैं हम, या किसी भी समस्या को लेकर क्या करते हैं, अनुसंधान करने के लिए एक विषय का चयन करते हैं, किसी भी समस्या को विषय के रूप में चयन करते हैं। तो उसको कैसे पहचाना जाता है, उसका चयन कैसे किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका चयन करने का स्रोत कैसे, कौन कौन से ऐसे आधार है जिसके आधार पर हम एक समस्या को चुनते हैं, जिसके आधार पर हमें नए ज्ञान प्राप्त करने हैं, उसका आधार क्या है, उसके स्रोत क्या है, कौन से ऐसे मापदंड है जिसके आधार पर क्या करते हैं हम किसी समस्या को चुन कर क्या करते हैं उसकी नई जानकारी प्राप्त करने के कार्य करते हैं। उसके साथ साथ समस्या का जो निरूपण है, समस्या का निरूपण है कैसे करते हैं, उसके बाद में हम समस्या का निरूपण करते समय हम किन किन चीज़ों को ध्यान देते हैं। उसके बाद अनुसंधान समस्या के घटक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ है जो हमें क्या करते हैं इन नई ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करते हैं। उसके साथ साथ परिस्थिति विश्लेषण एवं क्षेत्र निर्धारण किस तरीके से करते हैं। अगर हम क्या करते हैं किसी समस्या को लेकर अगर हम अनुसंधान करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों को लेकर हम ध्यान देते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सामान्यतः जब हम क्या करते हैं कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए तैयार होते हैं तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अनुसंधान करने के लिए किस समस्या का चयन करें, कौन सा ऐसा विषय है जिसको लेकर हम क्या करें, अनुसंधान करें, और इन समस्याओं को पहचानें कैसे। सामाजिक अनुसंधान में समस्याओं का चयन करना एवं उसकी प्रक्रिया का निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। वास्तव में किसी विषय से संबंधित अनेक जानकारियाँ प्राप्त होने के अंतर भी यही अनुभव होने लगते हैं कि अभी बहुत सी बातें जानना शेष है, तो वही अनुसंधान की समस्या की स्थिति हो सकती है। इस प्रकार का समस्या का चयन अनुसंधान का महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण यह है कि इसी से क्या है अनुसंधान का संपूर्ण प्रक्रिया संचालन होना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अनुसंधान अगर किसी विषय का नया जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उसकी जिन विषय पर क्या बेहतर समस्या या समस्या को आप बेहतर आकलन नहीं कर पाते कि मुझे इसके विषय में क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो आप अपने अनुसंधान अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहला आता है अनुसंधान समस्या का चयन करना। अनुसंधान समस्या का निरूपण अनुसंधानकर्ता की बौद्धिक प्रतिभा और उसकी सृजनशीलता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अगर किसी भी समस्या को नई जानकारी प्राप्त करने के लिए अगर चुनता है तो उसकी बौद्धिक क्षमता और उसकी निर्माण करने की जो सोच है, नए चीज़ों को निर्माण करने या बनाने की जो सोच है, उस पर निर्भर करता है वो किन समस्या को किस प्रकार के समस्या को चुनने में सफल होता है। और कभी कभी क्या होता है अनुसंधानकर्ता महत्वपूर्ण समस्या को चुनने में सफल हो जाता है, और कभी कभी क्या होती है इन समस्याओं को चुनने में बहुत बड़ी कठिनाई आना प्रारंभ हो जाता है। अनुसंधान करना कर्ता के लिए आवश्यक है कि वह समस्या से संबंधित साहित्य का गहनता से अध्ययन करे, साथ अध्ययन करे, और अध्ययन करते समय आलोचनात्मक दृष्टि से क्या करे, साहित्य का क्या करे, सर्वेक्षण करे, जिससे उसे इस बात की पुष्टि हो जाएगा कि अनुसंधानकर्ता को संबंधित विषय का क्षेत्र का कौन कौन सा पक्ष अपूर्ण अवस्था में है, और अतः समस्या का चयन करते समय अनुसंधानकर्ता को विविध घटकों का विचार करना पड़ता है। सामाजिक सामाजिक विज्ञान में अनुसंधानकर्ता व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण कारक है, समस्या के चयन के लिए उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अनुसंधान की समस्या का चयन अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि द्वारा प्रभावित होती है। फिर भी समस्याओं का चयन करते समय एक सामान्य पृष्ठभूमि का चयन करना आवश्यक है, अन्यथा वह अनुसंधान व्यक्ति की विचारधारा से प्रभावित हो सकता है, जो समाज के लिए लाभकारी होने के स्थान पर अनुपयोगी अनुसंधान बन सकता है। इसी कारण से क्या करना चाहिए, हमेशा अनुसंधान कर अनुसंधान की जो समस्या के निर्धारण में व्यक्तित्व को सर्वथा मान्यता नहीं देनी चाहिए, और व्यक्तित्व के अतिरिक्त कोई अनुसंधान समस्या का वातावरण में प्रभावित ना हो सके, इस पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप किसी विशेष क्षेत्र से आते हैं, किसी विशेष क्षेत्र से आते हैं, उस विशेष क्षेत्र की आपको क्या करना है, अगर अनुसंधान करना है तो आप हो सकता है भावना में बहकर क्या कर सकते हैं, जानकारी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसके कारण से क्या होता है जो आप ज्ञान चाहना चाहते हैं या जो चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं वो संभवतः क्या हो सकता है, सही नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमेशा न्यूट्रल रहकर या समान या शून्य रहकर क्या करना पड़ता है, समस्या एकत्रित करना पड़ता है। फिर भी क्या अगर कोई किसी व्यक्ति को क्या करना है, अगर किसी भी समाज से कोई समस्या उठाकर उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना है या उसका अनुसंधान करना है,
तो उसका आधार क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को किसी भी समस्या का क्या चयन करते समय कुछ कुछ चीज़ों का क्या करना चाहिए, किसी 4-5 आधारों पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहला आधार ये है कि अनुसंधान से संबंधित समस्या ऐसी हो जिससे पहले कार्य किया ना गया हो, उससे किसी और व्यक्ति द्वारा उसके बारे में कोई नया जानकारी एकत्रित नया किया गया हो। पहला आधार ये होना चाहिए। दूसरा आधार होना चाहिए अनुसंधान की समस्या समाज उपयोगी होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जिन समस्या को लेकर आप क्या करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या होना चाहिए, उसको पूरा करने के बाद उसका जो फायदा है समाज को होना चाहिए। तभी अब क्या होगा, आपकी जो अनुसंधान है वो बेहतर माना जाएगा। तीसरा आधार ये होना चाहिए कि अनुसंधान का शीर्षक ऐसा हो जिसके प्रति समाज की किसी भी प्रकार का विरोध की आशंका ना हो। कहने का मतलब ये कि आप किसी विषय पर अगर अनुसंधान कर रहे हैं तो अनुसंधान के शीर्षक से किसी भी व्यक्ति को क्या है, विरोध की भावना ना पैदा हो। नहीं तो क्या हो सकता है, विरोध की जब भावना पैदा होगी तो आपके खिलाफ क्या है, विभिन्न प्रकार की कार्रवाई या लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देकर क्या करना चाहिए, आपको टॉपिक से सेलेक्ट करते समय ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ आते हैं समस्या के चयन में इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुसंधान कार्य में जिस प्रकार के तथ्यों की आवश्यकता हो कि क्या वह तथ्य उपलब्ध हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। अगर ने आपने ऐसे विषय का चयन कर लिया है जिसका तथ्य ज़्यादातर उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जैसे कि गांव क्षेत्र में अगर मुद्रा कोष के संबंध में अगर आप बात करेंगे, मुद्रा कोष के बारे में बात करेंगे, तो कई व्यक्ति इसके बारे में संबंध ले चुका भी होगा और गाँव में बहुत कम व्यक्ति इसके बारे में क्या होते हैं, जानकारी होती है, या ऐसे इस प्रकार की जो योजनाएं गाँव तरफ बहुत कम होता है। तो आपको सबसे पहले समस्या का चयन करते समय क्या करना चाहिए, हमेशा हमेशा क्या करना चाहिए, अनुसंधान करते जिस प्रकार के आप तथ्यों की आवश्यकता होगी, क्या वो तथ्य आपको उपलब्ध हो पाएगा या नहीं वो हो पाएगा, या लोग आपको बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, उसको हमेशा ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, ध्यान में लेकर समस्याओं का चयन करना चाहिए या टॉपिक चुनना चाहिए। उसके बाद आते हैं जो समस्या का अनुसंधान की जो समस्या के स्रोत है वो कौन कौन से होते हैं। आपको अगर किसी विषय में अगर क्या करें, कोई भी टॉपिक अगर आप चुन रहे हैं उसमें अनुसंधान करने के लिए, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको मदद कर सकती है, किन किन चीज़ों के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अनुसंधान की समस्या को या अनुसंधान के लिए जिस टॉपिक आप चयन कर रहे हैं उसको मदद कर सकते हैं उसको चुनने में। तो सबसे पहला आता है संबंधित साहित्य। आप क्या कर सकते हैं, अनुसंधान करने कर्ता के लिए एक आवश्यक पड़ हो जाता है कि वह जिस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, जिन विषय पर जिस टॉपिक में क्या करना चाहता है, अनुसंधान करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, हमेशा उससे जो पहले लिखी गई उस विषय पर लिखी गई जितनी भी साहित्य या पत्रिकाएं हैं उन सभी पत्रिकाओं का अध्ययन कर लेना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, बेहतर टॉपिक का चयन कर सकते हैं या बेहतर तरीके से उस पर अध्ययन कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरा स्रोत इसमें ये बताया गया कि अनुसंधानों से उत्पन्न वाली समस्या है। किसी भी अध्ययन के अनेक पक्ष होते हैं जिसके संबंध में किसी प्रकार का अनुसंधान कार्य नहीं किया गया होता। अनुसंधान में मन में ऐसी स्थितियों को विषय को जिज्ञासा होती है और वह ऐसी समय को जन्म देती है और अनुसंधान किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान कार्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। इसे दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि किसी एक समस्या को हल करने के लिए अनुसंधान किया जाता है और इन प्रश्नों का पुनः अनुसंधान किया जाता है। इस रूप में ज्ञान का अधूरापन अनुसंधान को निरंतर आगे चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि न्यूटन ने जब पेड़ से सेब गिरते देखा तो उसके सम्मुख समस्या हुई कि यह वह ऊपर से नीचे क्यों आया। इस विषय पर अनुसंधान करके गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए गए और गुरुत्वाकर्षण के अनुसंधान से और नवीन प्रश्न उभरे जिन्होंने नवीन अनुसंधान को जन्म दिया। इस तरह से अधूरे ज्ञान से संबंधित समस्याओं और नई समस्याओं को जन्म दिया और जिनसे पूरा पुनः अनुसंधान किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगला स्रोत आता है अनुसंधान प्रक्रिया परिणामों की विसंगतियाँ। तो कभी कभी एक समस्या पर ही दो अलग अलग अनुसंधानों के परिणाम एक दूसरे को विपरीत होते हैं और उस समय अनुसंधान कक्षा के अनुसंधानकर्ता के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कौन सी परिणाम सही है और कौन सा गलत है। उदाहरण के लिए अधिगमन संबंधित दो परस्पर विरोधी प्रायोगिक उपलब्धियां अनुसंधान पत्रों में इस प्रकार से प्रकाशित हुई है। हेंडवाल्ड 1934 ने प्रदर्शित किया कि भूल भुलैया का अधिगमन पूर्ण विधि द्वारा अधिक शीघ्रता से होता है, परंतु पेस्टाइन 1917 और बाटन 1921 ने प्रदर्शित किया कि अधिगमन अंश विधि द्वारा शीघ्रता से अंश होता है। इस परस्पर विरोधी उपलब्धि अनुसंधान के लिए नवीन अनुसंधान की समस्याएं प्रस्तुत करती है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से विज्ञान और तकनीक की प्रगति का प्रयोग शिक्षा जगत में कैसे किया जाए
और यह भी अनुसंधान के क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्ट आदि नवीन साधनों के उपयोग से शिक्षा जगत में को प्रभावित करने का कार्य करता है। उसके साथ साथ ज्ञात तथ्य और अज्ञात व्याख्या, ज्ञात तथ्य और अज्ञात व्याख्या, इसके ये भी क्या करते हैं, किसी समस्या को चुनने में सहायता प्रदान करती है। तो सामाजिक विज्ञान में कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें कुछ तथ्य ज्ञात होते हैं, किंतु तत्कालिक ज्ञान के आधार पर उस तथ्यों की न तो व्याख्या की जा सकती है और न ही उसको अन्य ज्ञात तथ्यों के साथ सम्मिलित किया जा सकते हैं। मनोविज्ञान में अनेक क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसका संबंध अनेक तथ्य ज्ञात हैं, किंतु उन तथ्यों की सर्वमान्य व्याख्याएं उपलब्ध नहीं, जैसे दृष्टिगत भ्रम, अभिवृत्ति परिवर्तन, समाज वृद्धि, निस्वार्थ प्रेम आदि ज्ञात तथ्यों के कोई वैध सामान्य व्याख्याएं उपलब्ध नहीं। प्रायः एक ही तत्वों अनेक परस्पर विरोधी व्याख्याओं प्रस्तुत की जाती। इन भिन्नताओं से अनुसंधान कार्य के लिए कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये कहने का मतलब है कि इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी समस्या को चुन सकते हैं या इस आधार पर कोई समस्या जन्म लेती है। उसके बाद आते हैं अनुसंधान समस्या की उपयुक्त मापदंड। कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी विषय में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो क्या क्या मापदंड होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। अगर कोई भी व्यक्ति किसी विषय का अध्ययन करना चाहता है और कोई समस्या टॉपिक को लेना चाहते हैं अध्ययन करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, कौन कौन सी मापदंड, कौन कौन सी योग्यता होना चाहिए व्यक्ति में, जिसके आधार पर क्या कर सकते हैं, किसी विषय की जानकारी, नई जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजी में कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन। कहने का मतलब है कि आपने क्या किया है, आपने अगर अच्छा चुनाव किया है तो आधा काम आपका पूरा हो गया, ऐसा कहा जाता है। अर्थात किसी कार्य को अच्छी शुरुआत होता है तो आधा कार्य समाप्त माना जाता है। इसी का अर्थात यही है, अर्थात इसी संदर्भ में लिया जा सकता है कि अनुसंधानकर्ता अगर सही टॉपिक का अगर चयन कर लेता है अनुसंधान करने के लिए, तो अनुसंधान कार्य को उसी समय क्या माना जाता है, आधा पूरा मान लिया जाता है। इसलिए अनुसंधान की टॉपिक को चुनते समय हमेशा उसकी उपयोगिता पर विचार करना चाहिए और हमेशा ध्यान देना चाहिए क्या क्या समस्या या टॉपिक के चयन के पूर्व कुछ कसौटियों पर परखना आवश्यक है, जिससे अनुसंधान की उपयोगिता स्वयं सिद्ध हो जाती है। कहने का मतलब ये कि आपको टॉपिक चयन करते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें किस टॉपिक पे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ मापदंड होते हैं किसी भी टॉपिक को चयन करने से, उपयोगिता या सही है या नहीं है, समस्या का या टॉपिक का उपयोगिता साबित करने के लिए एक कुछ मापदंड होते हैं। सबसे पहला मापदंड ये माना जाता है तो अनुसंधानकर्ता की योग्यता एवं रुचि। कहने का मतलब ये कि आप जिस विषय का चयन कर रहे हैं अनुसंधान करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, उसमें आपको रुचि होना जरूरी है, आपको उसकी पृष्ठभूमि या उसकी पिछली इतिहास के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसके साथ साथ उस विषय पर आपकी रुचि होना जरूरी है। आपका रुचि अगर नहीं है, आपके अनुसंधान करने की योग्यता नहीं है, पहली आपकी अगर अनुसंधान करने की योग्यता नहीं है तो आप सही तरीके से क्या कर सकते, नए नए रुचि या नए ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसके साथ साथ अगर आपकी रुचि, अगर आपको गांव में रहने का, अगर गांव में घूमने घूमने का अगर रुचि नहीं है, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से संबंधित आप नई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होना जरूरी है, आपको अनुसंधान की कर्ता की योग्यता एवं रुचि दोनों बेहतर होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक नई ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नवीनता। पूर्ण प्रतिवेदनों एवं संबंधित साहित्यों के अवलोकन से यह जानकारी हो सकती है कि समस्या के पूर्व कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। अतः अनुसंधानकर्ता को समस्या की नवीनता का ज्ञान प्राप्त होना आवश्यक है, ज्ञान होना आवश्यक है। अन्यथा पूर्ण रूप से की गई खोज पुनरावृत्ति करने से न तो कोई शैक्षणिक उपलब्धि होगी और न ही कोई अन्य उपयोगी, समय और श्रम की क्षति आवश्यक होगी, किंतु कभी कभी समस्या का पुनरावृत्ति भी की जा सकती है, जैसे कि प्रायोगिक अनुसंधान की पुनरावृत्ति की जा सकती है। उसी प्रकार अगर किसी सामाजिक परिस्थितियाँ अथवा संस्कृति से संबंधित समस्या है तो दूसरी परिस्थिति में उसकी समस्या दोहराया जा सकता है, जैसे कि विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर बच्चों की अपव्यय और अस्थिरता के कारण देश और काल में असमान हो सकती है। कहने का मतलब ये, इसे दोबारा दोबारा किया सकता है। उसके बाद आती है उपयोगिता। अगर आप क्या करना चाहते हैं, किसी विषय पर अगर अनुसंधान करना चाहते हैं, किसी भी विषय पर अगर अनुसंधान करना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर क्या करना, अनुसंधान करना चाहते हैं, तो आप अनुसंधान करने के पश्चात उस विषय की उपयोगिता क्या होगी, उसको समस्या को हल करने के बाद आपको कौन सी नई चीज़ों में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके मानव जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखकर भी क्या किया जाना चाहिए, टॉपिक चयन करना चाहिए, तभी आप बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपके द्वारा अगर किसी एक टॉपिक को लेकर क्या कर दिया गया, अनुसंधान सर्वेक्षण कर दिया गया, अनुसंधान पूरा होने के बाद अगर कोई उपयोगिता नहीं निकलता है तो उस अनुसंधान का या उस विषय का नई जानकारी प्राप्त करने के कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए हमेशा
एक अनुसंधानकर्ता को क्या करते हुए टॉपिक चयन करते हुए हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि आप जिस विषय पर अनुसंधान करना चाहते हैं उसका कोई उपयोगिता होना चाहिए बाद में आपके अनुसंधान करने के पश्चात, तभी आपकी जो अनुसंधान उसे सही माना जाएगा। उसके साथ साथ आवश्यक सामग्री की उपलब्धि। कहने का मतलब ये है कि हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को अगर टॉपिक चयन करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि आप जिस विषय को चुन रहे हैं क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, क्या उस विषय से जुड़े हुए सामग्री आपके पास है या नहीं है, या किसी कारण से आप किसी सामग्री को तो छोड़ना नहीं पड़ रहा है, या किसी सामग्री की अनुपलब्धता के कारण क्या है कि आपके अनुसंधान को छोड़ना नहीं तो नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये ध्यान देना चाहिए आप जिस टॉपिक का चयन कर रहे हैं अनुसंधान करने के लिए, तो उस टॉपिक को चयन करते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि इस अनुसंधान में जिन जिन चीज़ों की या जिन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी वो साधन आपके पास, वो यंत्र या वो वस्तुएं आपके पास है या नहीं है, तभी आपको क्या कर सकते हैं, आपको उस टॉपिक चयन करना चाहिए। नहीं तो आप क्या करना पड़ सकता है, आधा अधूरे समय में अब इसने इस प्रकार की चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो आधे अधूरे समय में आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको आधा अधूरे समय में आपको अपने अनुसंधान को छोड़ना पड़ सकता है, या मनोवैज्ञानिक तौर पर आप क्या कर सकते हैं, कमज़ोर हो सकते हैं, या मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके जो परिणाम है उसको बदलना पड़ सकता है। उसके साथ साथ अगला जो मापदंड है अनुसंधान के समस्या को चुनाव करते समय, समय, धन एवं मानव संसाधन। किसी भी अनुसंधान का संचालन करते समय इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती, उस संचालन में समय, धन और मानव संसाधन उपयोग होता है। अतः अनुसंधानकर्ता को ये देखना पड़ता है कि समस्या के समाधान में लाए जाने वाले समय, धन और मानव समस्या की उपयुक्त है, अर्थात समस्या ऐसी हो जिसमें न अधिक समय लगे, अधिक बल लगे, न ज़्यादा आदमी लगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका अनुसंधान करते समय टॉपिक अगर चयन करते हैं तो उसकी उपयोगिता के मापदंड। कहने का मतलब ये कि आप कोई भी समस्या का आप चयन करते हैं तो उसको उपयोगिता या उपयुक्त बनाने के लिए कौन कौन से मापदंड है, कौन कौन से तरीका अपनाना चाहिए जिससे आपका जो अनुसंधान है वो क्या किया सके, बेहतर हो सके। उसके बाद आते हैं वैज्ञानिक शब्दावली में समस्या का अनुप्रण। तो सामाजिक विज्ञान में ऐसे अनेक शब्द है जिसका सामान्य बोलचाल में प्रयोग होता है, इसलिए समस्या का निरूपण सामाजिक विज्ञान में मान्य वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा किया जाना आवश्यक है। अनुसंधान की समस्या चाहे परिकल्पना हो या विवरणात्मक हो या अन्वेषणात्मक हो, लेकिन उसका निरूपण वैज्ञानिक शब्दावली में ही किया जाना चाहिए। सभी विज्ञान अपनी अवधारणाओं का विकास अपने अनुसंधान परिणाम, सिद्धांत, विषयों, सामान्यीकरण अन्य से परिचित करने के लिए करते हैं। इसलिए विद्वानों ने सुझाव दिया है कि अनुसंधान की समस्या का निरूपण विषय में प्रचलित शब्दावली अवधारणाओं के अनुसार से ही किया जाना चाहिए, ये उनका मानना है। मगर समस्या का निर्धारण करते समय, समस्या का निरूपण करते समय या निर्धारण करते समय हम क्या करते हैं, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला माना गया है कि जो अनुसंधान क्रिया की जो समस्या है चुनी गई है उसके अंतर्गत समस्या की उपयुक्त पहचान या व्याख्या करना। सबसे पहले आप जिन समस्या को चुना है आपको अध्ययन करने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना आना चाहिए, उसकी व्याख्या और पहचान करना आना चाहिए कि वास्तव में इस समस्या वास्तव में है क्या और इसके फायदे इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। उसके साथ साथ अनुसंधान समस्या की अन्वेषणीय प्रकृति की जानकारी एवं स्पष्टीकरण। क्या आप उस समस्या के बारे में क्या कर सकते हैं, बारीकी से उसके बारे में खोजबीन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, स्पष्ट उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी उसका चरण है, इसके संबंध में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं अनुसंधान समस्या के क्षेत्र को परिसीमन करना, जिसे समस्या का अध्ययन करना है धन एवं श्रम के अनुसार सफलतापूर्वक किया जा सके। कहने का मतलब ये कि हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को जिस क्षेत्र में क्या करना है, अनुसंधान करना है, उस जगह को छोटे बड़ा करना ताकि अध्ययन के समय धन और पैसा और क्या कर सके, श्रम दोनों सफलतापूर्वक लागू किया जा सके। उसके बाद साथ साथ समस्या से संबंधित विभिन्न मान्यताओं परिकल्पनाओं का स्पष्ट रूप से सविस्तार वर्णन करें। कहने का मतलब ये अगर जाति संबंधित या अगर अन्य प्रकार के अगर अपने अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी मान्यताओं परिकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से सविस्तार से वर्णन करो कि आप किस प्रकार से अध्ययन करना चाहते हैं, तभी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसके साथ साथ समस्या के बाद आने वाली सभी पक्षों का स्पष्ट विवरण, समस्या के बाद आने वाली सभी पक्षों का स्पष्ट विवरण। कहने का मतलब ये कि जो टॉपिक आपने अध्ययन करने के लिए विषय चुने हैं उसके सामने आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, विवरण है, परेशानी, उन सभी को स्पष्ट रूप से विवरण करके रखना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप किसी भी क्षेत्र में समस्या का निरूपण से पूर्व कुछ आवश्यक बातें भी रखना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं
अध्ययन करने जा रहे हैं, आपने क्या किया है, अध्ययन करने से पहले इस समस्या को चुन लिए हैं, और चुनने से पहले क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान करना और आवश्यक है। उसके बिना क्या नहीं कर सकते, अनुसंधान को बेहतर नहीं बना सकते। तो सबसे पहले बात ये कि अनुसंधान की समस्या से संबंध में अनुसंधानकर्ता की जानकारी कितनी है, उस विषय पर आप कितना जानकारी रखते हैं, सबसे पहला ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दूसरी है, उस जानकारी की पृष्ठभूमि में क्या अनुसंधानकर्ता और जानकारी चाहेगा, क्या जो अनुसंधान करता है उसकी जो पृष्ठभूमि इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, तो क्या उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहेगा। उसके साथ साथ अनुसंधानकर्ता जो सामग्री एकत्र करना चाहता है वह किन परिकल्पनाओं, मान्यताओं, साधनों से करेगा, परिकल्पनाओं के आधार पर, मान्यताओं के और साधनों के आधार से करेगा। ये एक प्रश्न बनता है। उसके बाद आता है, अनुसंधानकर्ता को सामग्री एकत्र करना चाहता है तो उसमें कितना समय, कितना श्रम और कितनी आवश्यकता है पड़ेगी, इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ अनुसंधानकर्ता को जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसके स्रोत, साधन और तरीके क्या है। उसके बाद आता है, अनुसंधानकर्ता जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसके स्रोत, साधन, तरीके क्या है, और उसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, और जानकारी की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और सत्यता कितनी है। इन सभी चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अनुसंधान समस्या के घटक। जो हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, जो समस्या का चुनाव करते हैं या टॉपिक चुनाव करते हैं, उसके घटक कौन कौन से होते हैं, उसके घटक कौन कौन से होते हैं। तो सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान की समस्या के निरूपण के संबंध में उसके विभिन्न घटकों का साथ बहुत घनिष्ठ है, इसलिए यहाँ पर प्रमुख घटकों का विवेचना किया जा रहा है। तो अनुसंधानकर्ता का एवं उपभोक्ता। अनुसंधानकर्ता की समस्या के निरूपण में सबसे महत्वपूर्ण घटक अनुसंधानकर्ता स्वयं है, और वे सभी व्यक्ति हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता से प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि अनुसंधान टॉपिक जो हम लोग चुनते हैं उसके अंग कौन कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या होता है, पहला अंग तो अनुसंधानकर्ता खुद सबसे बड़ी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। उसके साथ साथ वे व्यक्ति अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, जो अनुसंधान से प्रभावित होते हैं, उन सभी को क्या माना जाता है, अनुसंधान का अंग माना जाता है। उसके बाद आते हैं अनुसंधान के उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर समस्या का व्यवहारिक या क्रिया अनुसंधान की समस्या के रूप में निश्चित किया जाता है। उद्देश्यों की स्पष्ट की सहायता की समस्या की प्राथमिकताएं निश्चित की जाती है तथा समस्याओं के समाधान खोजे जाते हैं। सामान्यतः उद्देश्य अनुसंधानकर्ता और अनुसंधान के संबंधित व्यक्तियों से संबंधित होती है। कहने का मतलब ये है कि जो किसी भी विषय को टॉपिक को लेकर क्या किया जाता है, जो स्पष्ट जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उद्देश्य वो भी क्या माने जाते हैं, अनुसंधान के अंग माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं विकल्पनीय साधन। अनुसंधान के सामने समाधान के संबंधित एक से अधिक विकल्प होते हैं और विभिन्न विकल्पों में से एक अनुसंधान सबसे अधिक प्रभावशाली विकल्प का प्रयोग होता है, इसलिए उसे विकल्पी साधनों की सूची में प्राथमिकता के आधार पर तैयार करनी चाहिए और सभी विकल्प की उपयोगिता की तुलना करके सबसे अधिक उपयुक्त प्रभावशाली साधन का चयन करना चाहिए। इसके साथ साथ आता है विकल्पी साधन की कुशलता। एपाक के अनुसार से एकाप के अनुसार से विकल्पी साधनों को कुशलता के परिमापन के लिए सामान्यतः अग्रलिखित आधारों पर भी प्रयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब पूर्व किए गए कार्य के प्रतिशत समय पर स्थिर रखकर ज्ञात किया सकता है, पूर्व किए गए कार्य के प्रतिशत खर्च को स्थिर रखकर ज्ञात किया जा सकता है, और पूर्व किए गए प्रतिशत प्रयासों को स्थिर रखकर भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो पर्यावरण है, पर्यावरण भी क्या कर सकता है, जो अनुसंधान की समस्या है उसके घटक के रूप में उसे माना जा सकता है, क्योंकि जो आपके आस पास जो घटना घटने वाली है उसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, वातावरण को जाना या परखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं परिस्थिति विश्लेषण एवं क्षेत्राधिकार। तो सेलेज एवं अन्यों ने लिखा है कि अनुसंधान के विषय के चयन के बाद अध्ययन के क्षेत्र का निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, और अनुसंधानकर्ता के आसपास धन एवं श्रम सीमित होते, इसलिए समस्या के अध्ययन के क्षेत्र को चुनना चाहिए जो बहुत बड़ा ना हो और तथा सीमित समय के लिए संपन्न हो जाए। सामान्यतः यह देखा जाता है कि अनुसंधान छात्र बहुत बड़ा क्षेत्र ले लेते हैं और फिर बाद में समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हमेशा एक छात्र को या अध्ययनकर्ता को अगर कोई भी समस्या चुन रहे हैं तो समस्या को चुनाव करते समय कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला इसमें चीज़ ये बताई गई है, सबसे पहले चीज़ है ज्ञान की सीमाएं। अध्ययन के क्षेत्र में अध्ययन का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत है, इसलिए वैज्ञानिकों ने समय समय पर अध्ययन के क्षेत्र को वर्गीकरण किया। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के इसके उदाहरण सामाजिक विज्ञान में अनेक शाखाओं में वर्गीकृत किया गया, जैसे समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र आदि। प्रत्येक विज्ञान का अपना एक विषय क्षेत्र है और परिप्रेक्ष्य होता है, जिसके अनुसार से अपने अध्ययन का क्षेत्र सीमित रखता है। ऐसे करने में अध्ययन का गहन हो पाता है। कहने का मतलब ये कि हमेशा
ज्ञान की सीमाओं को क्या करना चाहिए, छोटा करना चाहिए, ताकि आपकी जो अध्ययन है वो बेहतर हो सके। उसके बाद आते हैं भौगोलिक सीमाएं। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान करता है समस्या के अध्ययन के में भौगोलिक क्षेत्र का आकार विशेष महत्व रखता है। भौगोलिक क्षेत्र इतना होना चाहिए कि अनुसंधान करता उपलब्ध समय और धन एवं श्रम के आधार पर क्या कर सकते, अपनी अनुसंधान को पूरा कर सके। अगर भौगोलिक आधार पर आप बहुत बड़ा जगह आपने चुन लिया है तो आप आसानी से अपने जो अध्ययन है वो निश्चित समय में पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, धन धन और पैसा जितने जगहों पर या जितने क्षेत्र में आपका पैसा सही हो जाए, धन, पैसा, उसके बाद समय और उसके बाद आपका श्रम, मेहनत पूरी बेहतर तरीके से परिणाम प्राप्त कर सके, इतनी जगहों का क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। उसके साथ साथ समय सीमा की भी ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में समय का कारक विशेष महत्व रखता है और सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन की वस्तु एवं सामग्री का मानव समाज की जो परिवर्तनशील है, मगर अनुसंधान करते समय हमेशा अधिक लगाएगा तभी परिणाम देर में प्रस्तुत करेगा। कहने का मतलब ये कि हमेशा एक अनुसंधानकर्ता को जो किसी भी विषय पर अनुसंधान कर रहे हैं तो उन चीज़ों को क्या करना चाहिए, अनुसंधान करते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप कितने समय में क्या कर रहे हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। अगर एक निश्चित समय से ज़्यादा अगर आप समय लेते हैं तो उसके अनुसंधान की उपयोगिता वो खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए कि आप कितने समय में अनुसंधान कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार से अनुसंधानकर्ता को विषय क्षेत्र एवं समय का उल्लेख अनुसंधान कार्य के प्रतिवेदन में अवश्य स्पष्ट कर देना चाहिए। सामान्य समय का सांकेतिक शीर्षक भी दिया जाता है और अन्य सीमाओं का भी संकेत भूमिका प्रथम अध्याय में दे देना उपयुक्त माना जाता है। मगर जो अनुसंधान किया जाता है उसका उद्देश्यों का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है, तो अनुसंधान का उद्देश्य समस्या निर्धारण के बाद उसके प्रमुख उद्देश्यों का निश्चित करना आवश्यक हो जाता है। अनुसंधानकर्ता प्रारंभ करने से पूर्व यह निश्चित करना परम आवश्यक है कि अनुसंधान का उद्देश्य क्या है और अनुसंधान से क्या क्या जाना जा सकता है। और अध्ययन के क्षेत्र तो बहुत व्यापक है और व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान निश्चित उद्देश्यों से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं। मगर राजनीतिक विज्ञान का अनुसंधान करता चुनाव का अध्ययन करना चाहता है तो उससे निश्चित किया जाता है कि अगले आम चुनाव में वह चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करेगा और विषय क्षेत्र और विषय के चयन के पश्चात उसे अनुसंधान के उद्देश्य निश्चित करने हैं। या वह चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करके क्या जानना चाहता है, अनुसंधान करता है यह जानना चाहता है कि चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों की क्या स्थिति रही। इसके लिए यह अध्ययन करना होगा कि वो कौन सा उम्मीदवार किस राजनीतिक दल से चुनाव में खड़ा हुआ था और उसके अनुसंधान उद्देश्य भी हो सकता है कि चुनाव प्रचार और परिणाम में क्या कार्य और कारण संबंध रहते हैं। कहने का मतलब है किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, उसके परिणाम किस तरीके से प्रारंभ हुए। इन सभी उद्देश्यों के आधार पर भी क्या कह सकते हैं, चुनाव प्रचार किया जा सकता है या इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। ये तो हो गया शोध की समस्या की किसी भी हम विषय का शोध करते समय हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, टॉपिक को चयन करते समय किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे अनुसंधान की प्रारचना। और अनुसंधान की प्रारचना कहने का मतलब ये कि हम जब अनुसंधान करते हैं, ये तो हमने समस्या को चुनाव कर ली, मगर समस्या को चुनाव करने के बाद हमें उसका स्वरूप किस तरीके से तैयार करना चाहिए। स्वरूप किस तरीके से तैयार करना चाहिए कहने का मतलब ये कि जैसे कि हम पेपर बनाते हैं तो जैसे इंजीनियर होता है, इंजीनियर क्या करता है, घर बनाने से पहले वो ड्राइंग बनाता है कि हम यहाँ पर किचन रखेंगे, यहाँ पर हॉल रखेंगे, अन्य चीज़ें रखेंगे। उन चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं। तो उसी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति का अनुसंधान कार्य करते हैं तो किस तरीके से अनुसंधान करने से पहले वो प्रारूप तैयार करता है, प्रारचना या संरचना करता है। उसके बारे में हम कल अगले क्लास में जानेंगे।